Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start our new lecture of gravitation. इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी नई बातें करेंगे. We will talk about mass and weight. ठीक है, मास और वेट. मास वर्ड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? इसके बारे में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मास और इनर्शिया इन दोनों को रिलेट किया जा सकता है. ठीक है, इनर्शिया मास जो है वो आपको बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना होगा. जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास, या जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. जैसे अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है. लेट्स से वही एग्जांपल ट्रक और टॉय कार वाला. दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो एक को रोकना, ट्रक को रोकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. कार को रोकना, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं लेकिन ट्रक को रोकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और मान लो कोई टॉय कार भी ना लें, अगर हम लोग बाइक ले लें सिंपल, तो दोनों अगर सेम स्पीड से आ रहे हैं ट्रक एंड बाइक, तो ट्रक को रोकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड अगर बाइक को रोकने की बात की जाए तो थोड़ा सा वो इजियर होगा. वाई? बिकॉज ट्रक का मास ज्यादा है और हम ये कह सकते हैं कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है. इनर्शिया ज्यादा होगा. इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे वो मोशन के चेंज को अपोज करे. कि भाई अगर हम उसमें कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको अगर हम रोकना चाह रहे हैं या उसको हम और स्पीड प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द चेंज इन द मोशन, राइट. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट होगा. बट हम लोग डेली लाइफ में मास और वेट में काफी, हम लोग मास और वेट को सेम ही कहते हैं. हम कभी ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारा वेट, हम क्या पूछते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, 50 kg 40 kg, इस तरीके से हम वेट पूछते हैं. हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा मास कितना है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि मास जो है आपको इनर्शिया के बारे में बताता है. इट टेल्स यू अबाउट द इनर्शिया, कि किसी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा टू चेंज द मोशन, वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा. अब मास एग्जैक्टली है क्या? सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज इनसाइड अ बॉडी. अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर कितना मैटर है, कितना मैटर उसके अंदर है. मैटर आपने वर्ड पहले पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है वो मास बताता है. मतलब हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं. अगर ज्यादा, जैसे अगर स्किन थोड़ी ज्यादा हो जाए, फैट थोड़ा ज्यादा हो जाए, राइट, तो हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक है, हेयर थोड़े ज्यादा हो जाए, तो हमारा जो ओवरऑल मास है वो बढ़ जाएगा. तो जितना ज्यादा मैटर होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा, राइट. तो क्या ये जो मास है ये डिपेंड करेगा क्या कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हुआ है, वो मून पे रखा है, सन पे रखा है, अर्थ पे रखा है, स्पेस में रखा है, कहाँ रखा है, उस पर डिपेंड करेगा क्या? नो, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट. तो मास जो है इन सब चीजों से, यूनिवर्स में वो किस जगह पे रखा हुआ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट थिंग. भाई कितना मैटर है इनसाइड दिस बॉडी, या फिर इनसाइड दिस बॉडी, या फिर इनसाइड दिस बॉडी कितना मैटर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट. लेकिन अब हम बात करते हैं वेट की. तो पहली चीज मास आपको क्लियर हो गया होगा. मास मतलब कि कितना मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में, कितना मैटर उसमें समाया हुआ है, दैट डिफाइंस द मास. ज्यादा मैटर समाया हुआ है तो ज्यादा मास होगा. जैसे ज्यादा बड़ा ट्रक और उसमें बहुत सारा सामान अगर लोडेड है, सो इट विल हैव मोर मास, इट विल हैव मोर इनर्शिया. वही गाड़ी अगर उस पर सिर्फ एक ही इंसान बैठा है, और मान लो कोई बहुत ही लाइट वेट इंसान बैठा है, ठीक है, लाइक मी, तो इन दैट केस उसका इनर्शिया कम होगा. और उसी पे बहुत हैवी इंसान को बिठा दो तो उसी पूरे कंप्लीट सिस्टम का जो इनर्शिया है, मास बढ़ जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगा, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट, कि वेट क्या है. सो वेट इज बेसिकली जो फोर्स अर्थ हम पे लगाती है ना, या फिर आप किसी भी प्लैनेट में चले जाओ, किसी भी प्लैनेट में चले जाओ, वहां पे जैसे हमने मून के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आई थी 1.63 समथिंग, है ना. और अर्थ पे कितनी वैल्यू आती है? 9.8. तो हर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, सन है, मून है, मार्स है, अर्थ है, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स, देयर आर सो मेनी सेलेस्टियल बॉडीज. तो सबका कुछ ना कुछ एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, और उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड. और ये आप बहुत सारे फोर्सेस के लिए पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जिस
एरिया तक उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उस एरिया को फील्ड कहा जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो आप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लगेगा। अगर आप मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो आप पे 1.63 का ग्रेविटी लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ही सन के लिए कुछ और आएगा, मार्स के लिए कुछ और आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका मास कितना है और उसकी रेडियस कितनी है। क्लियर है? तो ये जो वेट जो क्वांटिटी है, ये वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स, अगर हम बात कर रहे हैं वेट ऑन अर्थ, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ, weight of an object, weight of an object is the force by which earth pulls that object towards itself, pulls that object towards itself। ठीक है? तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगी? तो ये है m, क्लियर है? ये है m, और अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे? F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतना फोर्स अर्थ भी इस पे लगाएगी और ये भी इस पे लगाएगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं कि वेट क्या होगा ऑब्जेक्ट का? तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। कितने फोर्स से खींचेगी? ये जो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू G कैपिटल स्मॉल m कैपिटल M बाई R स्क्वायर। सो दिस एग्जैक्टली इज द वेट। तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। तो भाई हम लोग फिर वेट को मेजर करते हैं तो हम उसको क्यों बोलते हैं? ये तो फोर्स हो गया कि अर्थ कितने से खींच रही है, लेकिन हम वेट को फिर मास की तरह क्यों बात करते हैं? वेट को हम केजी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वेट अगर फोर्स है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट अगर फोर्स है तो इसको तो न्यूटन में लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम तो डेली लाइफ में केजी बोलते हैं। एक तो हम उसको वेट बोल रहे हैं विच इज अ फोर्स, और ऊपर से फिर उसको हम ऐसा बोल रहे हैं 10 kg कि मेरा वेट 40 kg है, मेरा वेट 50 kg है। तो वेट तो न्यूटन में होता है ना। तो ये हमारे डेली लाइफ की बातें हैं। जैसे आपने वर्क एनर्जी में भी अच्छा वर्क एनर्जी में आपने भी पढ़ा नहीं है, ओके, सो यू डोंट नो दैट। हाँ, तो जो न्यूटन है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ वेट विल आल्सो बी न्यूटन। लेकिन हम डेली लाइफ में केजी में क्यों बोल रहे हैं? तो वो एक बोलने का बस तरीका है, हमने सिलेक्ट कर लिया वेट बोलना, हमने मास नहीं बोला, हमने वेट बोलना शुरू कर दिया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब उसको केजी में क्यों लिख रहे हैं हम? तो क्या होता है कि जो आप मेजर करते हैं ना, जैसे किसी मशीन पे खड़े होकर के आपने मेजर किया वेट, तो वो जो वेट है वो बेसिकली मशीन वेट ही कैलकुलेट करती है। कैसे? तो जैसे मैंने कहा कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है। अब मान लो अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे खड़ा है, लाइक आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोर, ठीक है, इस फ्लोर पे हम खड़े हैं। तो मुझ पे तो हमेशा नीचे अर्थ तो हमेशा मुझे mg कुछ फोर्स से खींच रहा है। अर्थ इज ऑलवेज पुलिंग मी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ सम फोर्स। कितना फोर्स आएगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M एंड माई मास स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इतने फोर्स से अर्थ इज पुलिंग मी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन, मैं नीचे क्यों नहीं जा रही हूँ? व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? व्हाई आई एम हियर ओनली? अभी आई एम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब मैं कहीं मूव नहीं कर रही हूँ, आई एम एट रेस्ट, राइट? तो लेकिन अगर मुझ पे हमेशा फोर्स लग रहा है नीचे, तो मैं नीचे क्यों नहीं जा रही हूँ? सो उसका रीजन है कि आपको अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, अगर आप अर्थ पे, जैसे ये है पूरा अर्थ, अगर आप यहाँ खड़े हैं आपको अर्थ इधर खींचेगी, यहाँ खड़े हैं तो इधर खींचेगी, यहाँ खड़े हैं तो इधर खींचेगी, यहाँ खड़े हैं तो इधर खींचेगी, राइट? सो अर्थ की सरफेस पे आप जब खड़े हो तो अर्थ इज पुलिंग यू टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ अपने सेंटर की तरफ हमें खींच रही है। फिर व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? तो उसका रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मुझे अर्थ इज पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब अर्थ मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है विथ फोर्स F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। इसको और एक, इस फोर्स को और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अभी पॉज दिस, इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कल हमने कैलकुलेट किया था कि G M बाई R स्क्वायर इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m केप्ट ऑन अर्थ।
अर्थ पे सरफेस पे रखा हो या थोड़ा ऊपर भी रखा हो, तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, gmm/r²। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने क्या किया था, इसको लिखा ma और यहां से हमारे पास आया a इज इक्वल टू gm/r² और फिर इसको हमने लिख दिया g। सो बेसिकली दिस gm/r² इज नथिंग बट g। तो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे फोर्स को, ये फोर्स ही था ना, इस फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। इसका मतलब ये जो gmm/r² हम बार बार लिख रहे हैं उसको हम डायरेक्टली m इंटू जी लिख सकते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी m मास का अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी m मास का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको अर्थ कितने फोर्स से पुल करेगी, m इंटू जी, वेयर g इज g कैपिटल G कैपिटल M बाई कैपिटल R²। ठीक है, F इज इक्वल टू mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m विच इज केप्ट इन द फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन। अर्थ के ग्रेविटेशन में अगर कोई मास m को हम रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, m इंटू जी, वेयर g इज द कैपिटल G कैपिटल M बाई कैपिटल R²। राइट, तो इस फोर्स को मैं ये भी लिख सकती हूँ m इंटू जी, अगर इसका मास है m। अगर m1 होता तो m1g, m2 होता तो m2g, m5 होता तो m5g। राइट, सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। फिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो अब सोच के देखो कि व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोर, मुझे अर्थ नीचे खींच रही है। अब अर्थ नीचे खींच रही है, बट ये जो सरफेस है ये कैसा है, दिस इज हार्ड सरफेस। अगर यहीं पे लिक्विड हो, अगर यहाँ पानी हो या कीचड़ हो या ऑयल हो, कुछ भी लिक्विड हो, तो फिर उस फोर्स की वजह से आई विल गो डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर लिक्विड आ जाए, यहाँ पानी आ जाए, विल आई बी एबल टू स्टैंड लाइक दिस। अगर ये मेरे पैरों के नीचे पानी हो, क्या मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हो पाऊंगी, नो, तो आई विल गो डाउनवर्ड। लेकिन ये जो सरफेस है दिस इज हार्ड सरफेस। तो जब अर्थ ने मुझे पुल किया, सो मेरे पैरों ने इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया, पुशिंग फोर्स, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग मी। अब यहाँ सोच के देखो कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, मैंने इसको यहाँ रखा और ये उंगलियों के बीच में यहाँ इस पे एक रस्सी बांध करके इसको उंगलियों के बीच से अगर मैं नीचे से खींचूं तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू अप्लाई। या फिर इसको ऐसा रख दिया और इस पे यहाँ पे एक रस्सी बांधी और फिर उसको पास किया मेरी उंगलियों के बीच से और उसको फिर अगर मैं नीचे खींचूं तो ये सरफेस है हार्ड। तो ये जो मार्कर है उसको अगर मैं नीचे खींच रही हूँ रस्सी की हेल्प से, तो इट विल अप्लाई सम फोर्स ऑन माई हैंड। मेरे हैंड को ये प्रेस करेगा ना, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली नीचे कोई खींच रहा है, इट इज गोइंग टू प्रेस माई हैंड। लेकिन बिकॉज माई हैंड इज नॉट सॉफ्ट, ये सॉफ्ट नहीं है, ये एक हार्ड सरफेस है, इसलिए ये इसको ब्रेक करके ये इसके नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा सकता। दैट्स वाई आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोर, क्योंकि मैं उसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा रही हूँ। बट अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, माई फीट आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। माई फीट आर अप्लाइंग टोटल, अगर हम इसको पूरा डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, इसके ऊपर नीचे लग रहा है mg ड्यू टू अर्थ। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया सरफेस को और इसको अलग अलग कर दिया। इसको आई विल डायरेक्टली राइट mg, इतना बड़ा बड़ा लिख के स्पेस खराब करने से कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज mg। ये इस आदमी पे, इस व्यक्ति पे, इस पर्सन पे एक फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, जो कि अर्थ लगा रही है। अब यहाँ पे सरफेस को बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये नीचे जा नहीं सकता, लेकिन इट इज प्रेसिंग द अर्थ सरफेस। तो ये क्या कर रहा है, इस अर्थ सरफेस पे माई फीट आर अप्लाइंग अ फोर्स, एक प्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। प्रेसिंग फोर्स, प्रेस करने वाला से दबाने वाला, पुशिंग फोर्स, प्रेसिंग में ना बोले, पुशिंग फोर्स, जो हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, पुशिंग फोर्स। ठीक है, पुशिंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। और ये किस पे कौन लगा रहा है, फीट आर अप्लाइंग ऑन सरफेस। ये कौन किस पे लगा रहा है, ये जो पुशिंग फोर्स है, दिस इज अप्लाइड बाय माय फीट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है, उतनी जगह में जितनी जगह में मैं खड़ी हूं, ऐसा नहीं कि मेरा फोर्स वहां भी लग रहा है, यहाँ वहां भी लग रहा है या फिर वहां भी लग रहा है, नो, मेरी जितनी जगह में मेरे पैर हैं उतनी जगह में एक पुशिंग फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ माई फीट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या हुआ, इसके बाद चलो पुशिंग फोर्स तो लगा, इसके बाद क्या होगा, मैंने हमेशा कहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ थर्ड मोशन के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट खुद ही पे फोर्स तो नहीं लगाएगा ना। तो क्योंकि लगाया भी, तो अगर आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन माय हेड लाइक दिस,
ये मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट और ये मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस ऑब्जेक्ट ने या इस पर्सन ने इस सरफेस पे फोर्स लगाया, तो ये सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगा। अब जो पहला फोर्स था mg, ये जो चीजें हैं ये मैं कॉमन सेंस की तरह समझा रही हूँ, इसको बस आपको समझना है। इट इज स्टिल नॉट इन योर कोर्स, बट आपको समझ में आ जाएगा तो यू विल हैव अ गुड फीलिंग गुड फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स जो अर्थ के सेंटर से लग रहा है, अर्थ के सेंटर से लग रहा है सरफेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे, दैट इज अ डिफरेंट फोर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड सिमिलर वे में दिस ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अपने सेंटर की तरफ इसको खींच रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर हो गए, एक्शन रिएक्शन, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस आदमी ने इस सरफेस को पुश किया, उसमें इस सेंटर का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ इतनी सरफेस का रोल है जितनी सरफेस पे आप खड़े हो। देयर इज नो रोल ऑफ कंप्लीट अर्थ। ये जो फोर्स है इसमें अर्थ का कोई रोल नहीं, सिर्फ सरफेस का रोल है ये वाले फोर्स में, राइट। बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज जस्ट अ पुशिंग फोर्स। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ ने खींचा और आप नीचे नहीं जा पाए, आपने जाने की कोशिश की और कोशिश करने के चलते यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन द सरफेस, और उतनी ही सरफेस पे जितनी सरफेस पे आपके पैर रखे हुए हैं, दैट्स इट। इसमें पूरी अर्थ इन्वॉल्व नहीं है, बट जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें पूरी अर्थ इन्वॉल्व है, अर्थ का सेंटर इन्वॉल्व है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, अर्थ का मास इन्वॉल्व है, अर्थ का रेडियस इन्वॉल्व है। बट इन दिस केस ऑफ द अप्लाइड फोर्स सिर्फ जितनी सरफेस पे हम खड़े हैं उतना इन्वॉल्व है। तो ये फोर्स क्या है, इस फोर्स के लगने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा पाया, और नीचे नहीं जा पाया तो उसने क्या किया, इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया। अब इनकी बात कर ली है हमने, तो ये जो फोर्स है दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट्स अ पुशिंग फोर्स। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ लगेगा, जैसे अगर मैंने ये दोनों हाथ लिए, इनको मैंने प्रेस किया या फिर ऐसे प्रेस किया, तो देयर इज ऑल्सो, यहाँ पे क्या है, ये इस पे, ये इधर जाना चाह रहा है, अगर इसको हटा दे तो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे, ये जो हाथ है वो ऐसे इधर जाना चाह रहा है, लेकिन इसने उसको रोक के रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटा दूं तो क्या होगा, दिस हैंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो रहा है, ये जा नहीं पा रहा है, तो इसके बीच में एक पुशिंग फोर्स आ रहा है, राइट, इनके बीच में एक पुशिंग फोर्स है। वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं उस सरफेस, अगर मैंने ऐसे प्रेस किया तो भी यहाँ पे पुशिंग फोर्स है, ठीक है, अगर मैंने ऐसे प्रेस किया तो भी यहाँ पुशिंग फोर्स है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। यहाँ जो एन है दैट इज न्यूटन, दैट इज यूनिट, और ये जो एन है दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स। जैसे वेट का रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसी भी फोर्स का रिप्रेजेंटेशन फोर्स है, वैसे ही दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स, इसको हम नॉर्मल फोर्स से एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर टेंशन फोर्स होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ठीक है, इतना काफी अभी। तो अब हमारे फीट ने सरफेस पे फोर्स लगाया तो सरफेस भी फोर्स लगाएगा हम पे, तो सरफेस ने भी ये जो नॉर्मल फोर्स था हमारे फीट ने इस पे लगाया। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ये नहीं कि फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ये बता रहा है आपको कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमारे जो पैर हैं उन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, किस पे, अर्थ सरफेस पे, अर्थ पे नहीं, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। मेरे पैर उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। सो ये नीचे एरो का मतलब वो है, यहाँ से शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फोर्स लगना शुरू हो रहा है, फोर्स तो यही लग रहा है ना भाई, फोर्स तो सरफेस पे ही लग रहा है, ये बस ये दिखा रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब मेरे पैरों ने इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मेरे जो पैरों पे भी फोर्स लगेगा, जो अर्थ सरफेस है वो रिएक्शन देगा बदले में फोर्स, तो एक वो भी फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन मेरे पैरों पे, ठीक है, और वो भी कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मुझ पे कैसा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज मैंने नॉर्मल फोर्स लगाया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे पैरों पे फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो मुझ पे टोटल फोर्स लग रहा है अभी इस कंडीशन में आई एम, मुझ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज पहला mg लग रहा है मुझ पे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल लग रहा है मुझ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब मैं रेस्ट में हूं, व्हेन दिस पर्सन इज एट रेस्ट, दिस पर्सन इज एट रेस्ट, उस केस में क्या होता है,
नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बन जाते हैं। तो N इज इक्वल टू mg, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स mg, नीचे वाला ऊपर वाला फोर्स N, नीचे वाला फोर्स mg, दोनों इक्वल हो जाते हैं और मुझ पे बैलेंस्ड फोर्स रहते हैं, इसलिए ना तो मैं ऊपर जा रही हूं ना ही मैं नीचे आ रही हूँ, करेक्ट। सो एट दिस मोमेंट वाई मुझे अर्थ इज पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वाई आई एम नॉट गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ की सरफेस से, अर्थ के सेंटर ने मुझे पुल किया और अर्थ की सरफेस ने मुझे पुश किया। जब मैंने यहाँ पुशिंग फोर्स लगाया तो मुझ पर भी पुशिंग फोर्स लगेगा, और ये पुशिंग फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल। इसके बारे में डिटेल में आप 11th में बहुत सारा पढ़ेंगे। तो एक ऐसा फोर्स है नॉर्मल। सो बेसिकली नॉर्मल की वजह से हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप अर्थ की सरफेस पे कहीं भी खड़े हो तो आप उस सरफेस पे एक फोर्स लगाओगे, राइट। अगर आप खड़े हो तो आप उस सरफेस पे, जिस सरफेस पे आप खड़े हो उस सरफेस पे आप एक फोर्स लगाओगे, राइट। कितना फोर्स लगाओगे, जैसे ये आदमी जब इस सरफेस पे खड़ा था तो उसने कितना फोर्स लगाया, दिस फोर्स वाज नॉर्मल, इक्वल टू नॉर्मल। और वो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, नॉर्मल की वैल्यू आई mg के बराबर। नॉर्मल की वैल्यू क्या आई, mg के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ ने मुझे जितने फोर्स से खींचा उतने ही फोर्स से सरफेस को मुझे पुश करना पड़ेगा। जितने फोर्स से मुझे पुल कर रही है अर्थ का सेंटर, जितने फोर्स से मुझे पुल कर रहा है, विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सरफेस को मुझे पुश करना पड़ेगा। तभी तो फोर्स बैलेंस होंगे ना, जब दोनों की दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो फोर्स बैलेंस होगा। इसका मतलब कि ये जो पुशिंग फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, या फिर आप अगर अर्थ की सरफेस पे रेस्ट में खड़े हैं तो आप उस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहे होते हैं, you are applying a force equals to normal which is equals to mg which is equals to earth's gravitational force on you। एक बार और अच्छे समझ लेंगे। इस पे लगा mg नीचे, इस पे जब mg नीचे लगा तो इसने इसको पुश किया और इसको पुश किया तो इस पे लगा नॉर्मल नीचे सरफेस पे, और जब इसने सरफेस पे नॉर्मल लगाया तो इस पे भी नॉर्मल लगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू mg हो गया, n इज इक्वल टू mg हो गया। और mg इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। mg इज नथिंग बट, अगर इसका मास m है तो mg इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन या फिर टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स gm m/r² के बराबर हो गया। और यही फोर्स, मैंने क्या कहा था कि यही फोर्स क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं वेट। कि किस फोर्स से अर्थ आपको खींच रहा है अपनी तरफ, उसे हम बोलते हैं वेट। इसका मतलब जो फोर्स हम किसी भी सरफेस पे लगाएंगे, किसी भी सरफेस पे जो हम फोर्स लगाएंगे वही हमारे वेट के बराबर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं और वहां पे फिर वो रीड करता है, उसके अंदर कुछ सिस्टम होता है, वो रीड करता है कि हम कितना फोर्स उस मशीन पे लगा रहे हैं। तो वो रीड करता है न्यूटन, लेकिन स्केलिंग इस तरीके से की जाती है। मान लो आपका मास है 50 kg, आपके अंदर जो टोटल मैटर रखा हुआ है लेट्स से वो 50 kg का है, तो ये जो मशीन है वो मशीन क्या रीड करेगी, मशीन आपका फोर्स रीड करेगी। फोर्स क्या, m इंटू जी। m इंटू जी मतलब 50 इंटू 9.8 या फिर 50 इंटू 10, इसको मशीन रीड करेगी। लेकिन वहां स्केलिंग जो की जाती है वो स्केलिंग के टाइम पे क्या करेंगे, ये इस 10 से डिवाइड कर देंगे। जो स्केलिंग होती है ना, जैसे यहाँ पे 9.8 या फिर 10 जो भी आप लो तो ये 500 आता, 500 न्यूटन। तो हम उस सरफेस पे 500 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वही हमारा वेट है। यहाँ पे सब सेम है। अर्थ ने जो मुझ पे फोर्स लगाया दैट इज सेम एज मैंने जो अर्थ पे फोर्स लगाया, दैट इज सेम एज मैंने जो सरफेस पे फोर्स लगाया नॉर्मल, दैट इज सेम एज जो सरफेस ने मुझ पे फोर्स लगाया नॉर्मल, दैट इज सेम एज द वेट ऑफ माई बॉडी। क्लियर है। तो ये वेट को रीड करता है और उसको रीड करने के बाद उसमें स्केलिंग ऐसे की जाती है, उसने अगर 500 रीड किया तो 500 को वहां 50 लिख देंगे, 600 रीड किया तो 600 को वहां 60 लिख देंगे। तो आपको स्केलिंग उस तरीके से की जाती है उसमें कि आपको आपका इवेंचुअली लास्ट में एट द एंड आपको अपना मास ही दिखाई दे। लेकिन हम रीड क्या करते हैं, हम रीड करते हैं वेट, हम रीड करते हैं फोर्स। उस मशीन में क्या रीड होता है, वेट रीड होता है, फोर्स रीड होता है, लेकिन उसको स्केलिंग करके हमें वो मास रिप्रेजेंट करता है, उस स्क्रीन पे हमें मास दिखाता है। क्लियर है ये चीज। तो ये चीजें हैं अबाउट वेट एंड मास।
आई होप आपको क्लियर है ये। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग यू इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, या एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। मान लो कोई जैसे बहुत सारे जो अनाज के बोरियां रहती हैं उनका भी वेट किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीजों का वेट किया जाता है ना, तो उसको उस मशीन पे रखते हैं, वो मशीन पे कुछ फोर्स लगाता है। आप कभी जंप करके देखना, जो वेइंग मशीन है उस पर जंप करके देखना कि उस पर खड़े हुए तब अलग रीडिंग आएगी, और जब उस पर जोर से जंप करोगे ना तब आप उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे, तो जोर से जब जंप करोगे तो वहां पे रीडिंग आपकी बढ़ी हुई दिखाएगा, जब आप जंप करोगे तो रीडिंग बढ़ी हुई दिखाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि जंप करने से आपका मास बढ़ गया क्या? आप 50 kg से 60 kg के हो गए क्या? नो, वो फोर्स बढ़ गया, क्योंकि आप जब जंप करोगे तो आप और ज्यादा जोर से फोर्स लगाओगे, तो वो एक्चुअल में रीडिंग कौन सी लेता है कि कितना फोर्स किसी बॉडी ने अप्लाई किया, और फिर उसको स्केलिंग करके वो लोग हमें मास दिखाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग अस। मास क्या है कि हमारे बॉडी में कितना मैटर है, दैट इज द मास। और इट इज इंडिपेंडेंट कि आप किस लोकेशन पे हैं, आप सन पे खड़े हैं, मून पे खड़े हैं, मार्स पे खड़े हैं, यूनिवर्स में कहीं भी खड़े हैं, आपका मास सेम रहेगा। हाँ, सीधी सी बात है, सन पे अगर जाओगे तो आप बर्न हो जाओगे एंड देन योर मास विल जस्ट हो जाएगा, तो इन दैट केस आपका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट अगर हम लोग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर वगैरह सब चीजें अगर कांस्टेंट लें तो इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द लोकेशन। ठीक है? अब डेफिनेटली बात है कि अगर आप किसी और जगह पे जाओगे, वहां की टेम्परेचर कंडीशंस कुछ और होंगी, तो हो सकता है कि कहीं पे आप पूरे फ्रीज हो जाओ, और कहीं हो सकता है कि बर्न होके आप स्मोक बन जाओ, सो दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर हम बात करें ग्रेविटी एक्सेट्रा की, तो उस पर मास डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेट डिपेंड करता है क्या? यस। अगर आप मून पे जाओगे तो वहां पे क्या है, आपका मास तो सेम रहने वाला है, लेकिन जिस फोर्स से मून आपको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा दैट विल बी डिफरेंट। वेट क्या होता है? वेट इज m इंटू जी। लास्ट में लिख दिया था मैंने m इंटू जी, है ना? वेट क्या है? फोर्स जिससे हमें कोई भी प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा है। अगर यहाँ पे मून का रखोगे तो मून पे आपका वेट आ जाएगा, सन का रखोगे तो सन पे आपका वेट आ जाएगा, अर्थ रखोगे तो अर्थ पे आपका वेट आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। और ये अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग रहेगी, नो प्रॉब्लम, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग रहेगी। तो अगर वेट ऑन मून तो क्या करना पड़ेगा? मास जो कि कहीं पर भी सेम रहता है इनटू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है? वेट ऑन सन विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑन सन। ठीक है? ऐसे हम मास वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट निकालेंगे, और ये अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगा। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा, हाँ, तो इसके अलावा और एक चीज क्या है, हमने देखा था कल कि जो ग्रेविटी ऑन मून है, ग्रेविटी इन केस ऑफ मून कितना आया था? इट वॉज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बेसिकली ग्रेविटी ऑन मून वॉज समवॉट ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे 1/6 है मून पे ग्रेविटी। इसका मतलब अगर हम वेट ऑन मून निकालें तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून विल बी मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून, विच इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। ठीक है ना? ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? ये क्या है? दिस इज वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो अगर आप मून पे जाओगे तो आपको आप खुद को लाइट वेट फील करोगे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइट वेट क्यों फील करेंगे हम, हमारे अंदर मास तो उतना ही है। तो अगेन आप जो फील करते हैं ना, जो फील करते हैं कि बहुत हैवी सा फील हो रहा है, बहुत वेट, ज्यादा वेट फील हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको आपका जो मास है वो मास तो जो है कांस्टेंट ही है। अगर हम लोग सेम ही पर्सन अगर मून पे जाए तो वहां पे मून आपको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, वहां पे आपको मून आपको कम फोर्स से खींचेगा। अर्थ के केस में ज्यादा फोर्स से खींचेगा, ठीक है? मून के केस में कम फोर्स से खींचेगा, तो आपको अपना वेट कम फील होगा। यही चीज आपने कहाँ फील की होगी? लिफ्ट में। अगर आप लिफ्ट में चढ़ो और लिफ्ट सडनली जब ऊपर चलने लगती है तो उस टाइम पे हमको अपना वेट ज्यादा फील होता है। ऐसा लगता है कि हम ज्यादा फोर्स से सरफेस को लिफ्ट की सरफेस को प्रेस कर रहे हैं। अगर लिफ्ट सडनली नीचे स्पीड से जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा लाइट वेट फील करें, अचानक से लाइट वेट फील होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, बट अचानक से लाइट वेट फील होता है। तो ये जो हम वेट भी फील करते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर आप स्पेस में जाओगे,
स्पेस में जाओगे जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे आपको पूरा एकदम वेट बिल्कुल जीरो लगेगा। उसको बोलते हैं जीरो ग्रेविटी इफेक्ट या फिर वेटलेसनेस मतलब वेटलेस लगेगा आपको कि मेरा कोई वेट ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे किसी चीज पे फोर्स नहीं लगा ना, यू आर जस्ट फ्लोटिंग। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो लास्ट में व्हेन दैट एक्ट्रेस वो जब स्पेस से फाइनली अर्थ पे आती है एंड जब वो लैंड पे टच करती है, व्हेन शी ट्राइज टू वॉक ऑन द लैंड ऑफ अर्थ, वो चल नहीं पाती, बिकॉज अभी तक उसने अपना इतने लंबे टाइम से शी वॉज नॉट हैंडलिंग हर वेट, बिकॉज वो जीरो ग्रेविटी में थी, तो अपना वेट उसको फील ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही अर्थ पे आई तो शी स्टार्टेड फीलिंग द वेट, और उस वेट को शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट इमीडिएटली, उसको थोड़ा सा टाइम लगा, जैसे छोटे बच्चों को चलने में टाइम लगता है ना, शी टेक्स टाइम टू एडजस्ट इन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा अपने आप को संभालती है एंड देन शी स्टार्ट्स वॉकिंग, क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी इफेक्ट में जहां शी वॉज फीलिंग वेटलेस, उसको अपना वेट फील नहीं हो रहा था, अर्थ पे आने के बाद शी स्टार्टेड फीलिंग सम वेट। और उसको तो बेसिकली अगर आप मून पे जाओ तो मून पे आपको जो मून है वो कम फोर्स से खींचेगा, आपको वहां पे अपनी ग्रेविटी कम फील होगी, आपको अपना वेट वहां पे कम फील होगा। तो इफ योर वेट, क्वेश्चन ही लिख लो, फाइंड योर वेट ऑन मून, ठीक है। डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ कि आपको मून पे जाने मिले और ये एक्सपीरियंस करने मिले कि आपको वहां पे थोड़ा सा कम वेट फील होता है। सो फाइंड योर वेट ऑन मून, अपना अपना वेट जो भी हो, आई विल डू इट फॉर माई वेट। सो m इज इक्वल टू है 44 kg, ठीक है। इन दैट केस अर्थ पे वेट कितना आएगा, अर्थ पे वेट आएगा 44 इंटू 10, ठीक है। और मून पे कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 440 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट, ये तो क्या है, मास है। और वेट मून पे कितना आएगा 44 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि मून पे ग्रेविटी 1/6 है ना। दिस मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना है 10/6, अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसका 1/6, तो सोच लो 440 डिवाइडेड बाई 6, 73.3 न्यूटन समथिंग। और एक क्वेश्चन ये कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन, नहीं 12 न्यूटन ले लो, कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। वेट ऑन अर्थ इज 12 न्यूटन, तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा उसका, वेट ऑन मून विल बी वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2 न्यूटन। तो वहां पे अर्थ पे जाने के बाद यही फोर्स, या फिर एक अगर ऑब्जेक्ट को आप हाथ में लो, ठीक है, हाथ में आपने काफी हैवी सा ऑब्जेक्ट आपने रखा, ठीक है, उसको आपने हाथ पे रखा और फिर चलते चलते आप उड़ते चलते जैसे भी आप मून पे पहुंचे, तो मून पे आपको उसका जो इफेक्ट है ऑन योर हैंड, उसका जो वेट है ऑन योर हैंड वो आपको कम फील होगा, क्योंकि वहां पे जो mg है वो कम लगेगा। अर्थ पे जब आप खड़े हो, अर्थ पे जब वो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का अगर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब उसको रखोगे तो नीचे उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो आपको आपके हाथ को ज्यादा जोर से प्रेस करेगा। अगर आप मून पे चले जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो 1/6 इसका मतलब जो फोर्स जो है जिससे मून उसको खींच रहा है वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो ये आपके हाथ को भी धीरे से प्रेस करेगा, पहले वाले अर्थ पे जितने फोर्स से प्रेस कर रहा था उससे कम फोर्स से प्रेस करेगा, सो उसका जो वेट है आपको कम फील होगा। और अगर आप जीरो ग्रेविटी वाले में चले गए तो आपको तो कुछ उसका वेट फील ही नहीं होगा, शायद वो आपके हाथ पे रहे भी ना, वो फ्लोट होने लगेगा। क्लियर है ये चीज। तो दिस इज अबाउट मास एंड वेट एंड ग्रेविटी ऑन दी मून, ठीक है। ग्रेविटी, आप जब मून पे जाओगे आपको अपना वेट कम फील होगा। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ग्रेविटी एंड वेट। सो आगे की चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।